हिमालय की तलहटी में घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, हरितपुर। ये गांव अपनी सादगी और प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग जंगल को अपना मित्र मानते थे और जंगल के जानवर भी गांव वालों को अपना परिवार। दादी माँ, देखो सूरज निकल आया। चलो ना जंगल की तरफ चलते हैं। अरे बेटा राजू, पहले नाश्ता तो कर ले, फिर जाना। और हाँ, जंगल में अकेले मत जाना, रामू काका को साथ ले जाना। जी दादी माँ, लेकिन मैं तो बस जंगल के किनारे ही जाता हूँ। वहाँ तो मिट्ठू और चंचल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राजू और जंगल के जानवरों की दोस्ती असामान्य थी। गांव के सभी बच्चे जानवरों से प्यार करते थे, पर राजू तो उनकी भाषा समझता था, दिल की भाषा। सुप्रभात राजू बेटा, आज फिर जंगल जाने का मन है क्या? हाँ काका, आप भी चलोगे? कल मैंने चंचल से वादा किया था कि आज उसे मीठे बेर लाकर दूंगा। तेरी और जानवरों की ये दोस्ती देखकर दिल खुश हो जाता है बेटा। हमारे गांव की यही तो खासियत है, हम जंगल से कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ देते भी हैं। राजू रुक जा, मुझे भी साथ ले चल। चल मीना, आज हम जंगल में नई जगह देखेंगे। मिट्ठू ने बताया था कि झरने के पास कमल के फूल खिले हैं। राजू और मीना जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में पीपल का विशाल पेड़ था, जहां रोज मिट्ठू तोता उनका इंतजार करता था। राजू आया, मीना भी आई। स्वागत है, स्वागत है। मिट्ठू, तुम भी ना हर रोज यही करते हो। चलो आज झरने तक चलते हैं। झरना बहुत दूर है, बहुत दूर है, लेकिन मैं रास्ता दिखाऊंगा। मिट्ठू, चंचल कहाँ है? वो तो रोज यही मिलता है। मैं यहाँ हूँ मीना, आज थोड़ा देर हो गई। मेरे बच्चे ने पहली बार दौड़ना सीखा आज। सच? वाह, हमें भी दिखाओगे उसे? जरूर, लेकिन पहले चलो झरने तक, वहाँ गजराज दादा भी मिलेंगे। चारों दोस्त राजू, मीना, मिट्ठू और चंचल जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में हरियाली, रंग बिरंगे फूल, तितलियां और पक्षियों की मधुर आवाजें उनका साथ दे रही थी। राजू, देखो ये तितली कितनी सुंदर है, नीले और हरे रंग की। हाँ, दादी माँ कहती हैं कि ये तितली जंगल के स्वास्थ्य की निशानी है। जब जंगल स्वस्थ होता है तभी ऐसी सुंदर तितलियां यहाँ आती हैं। जंगल है प्यारा, जंगल है न्यारा, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वे खूबसूरत झरने के पास पहुंचे। पानी की कलकल आवाज, ठंडी हवा और चारों ओर हरियाली, ये दृश्य स्वर्ग जैसा था। आओ बच्चों, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नमस्ते गजराज दादा, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन आज तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ दादा, सब ठीक तो है दा? चंचल, घबराओ मत, हम ये नहीं होने देंगे। गजराज दादा, आपने उन लोगों को देखा है? हाँ बेटा, वे जंगल के उत्तरी हिस्से में डेरा डाले हुए हैं। मैंने उन्हें पेड़ों पर निशान लगाते देखा है। ये गलत है, हमें कुछ करना होगा। राजू, हमें गांव वालों को बताना चाहिए, वे जरूर कुछ करेंगे। बिल्कुल, चलो जल्दी गांव वापस चलते हैं। दादी माँ और रामू काका को सब बताना होगा। राजू और मीना तुरंत गांव की ओर दौड़े। मिट्ठू और चंचल भी उनके साथ थे। उन्हें जंगल को बचाना था। राजू, इतनी जल्दी वापस और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दादी माँ, जंगल में कुछ लोग पेड़ काटने आए हैं। क्या कहा? पेड़ काटने? ये कैसे हो सकता है? ये तो सरकारी संरक्षित जंगल है। काका, गजराज दादा ने खुद बताया, उन्होंने उन लोगों को देखा है। तो हमें तुरंत कुछ करना होगा। रामू, तुम गांव के सरपंच को बुलाओ और सभी गांव वालों को भी। शाम होते होते पूरा गांव पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया। सभी चिंतित थे। जंगल उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। भाइयों और बहनों, हमारे जंगल पर संकट आ गया है। कुछ लोग हमारे पेड़ काटने की साजिश कर रहे हैं। ये जंगल हमारी पूर्वजों ने बचाया था, हमने भी इसकी रक्षा की है। अब हमारी बारी है इसे बचाने की। दादी माँ सही कह रही हैं। ये जंगल सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे दोस्तों, जानवरों के लिए भी है। हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। शायद हम वन विभाग को सूचित कर सकते हैं। बिल्कुल, कल सुबह ही हम जिला मुख्यालय जाएंगे और अधिकारियों से मिलेंगे। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल की ओर गए ताकि वे खुद उन अजनबियों को देख सकें और स्थिति समझ सकें। आओ मित्रों, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ वे लोग हैं।
गांव वाले उस स्थान पर पहुंचे जहां कुछ लोग बड़ी बड़ी मशीनें लगा रहे थे। रामू काका आगे बढ़े। रुकिए, ये क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ सड़क बनाने आए हैं। हमारे पास सरकारी परमिट है। परमिट? कैसा परमिट? ये तो संरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ बिना पर्यावरण मंजूरी के कोई काम नहीं हो सकता। और ये जंगल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ हजारों जानवर रहते हैं। ये हमारी धरोहर है। देखो बच्चे, ये बड़ों की बात है। विकास के लिए कुछ पेड़ों की कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। विकास मतलब बर्बादी नहीं। विकास तो तब होता है जब प्रकृति और इंसान दोनों साथ साथ फले फूले। हम आपको यहाँ काम नहीं करने देंगे जब तक सही कागजात नहीं दिखाते, और हम वन विभाग और जिला प्रशासन से भी शिकायत करेंगे। हम लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन अपने जंगल की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा धर्म है। गांव वाले वहीं डेरा डालकर बैठ गए। उन्होंने फैसला किया कि जब तक अधिकारी नहीं आते वे वहां से नहीं हटेंगे। कवे वन विभाग के अधिकारी आ गए। उस समय वन विभाग के अधिकारी का आ गया। यहाँ क्या हुआ? तुम लोग उन पेड़ों को क्यों काट रहे हो? आप लोग गैर कानूनी तरीके से पेड़ काट रहे हैं, इसलिए आप गिरफ्तार हैं। पुलिस अधिकारी उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। और ऐसे ही गांव वाले जंगल को बचा लेते हैं। और इस तरह हरितपुर गांव की ये कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा के लिए है। प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति के साथ बढ़ना, यही जीवन का सच्चा अर्थ है। जब मनुष्य और जंगल साथ हों तो कोई ताकत उन्हें नहीं हरा सकती। याद रखें, पेड़ हैं तो हम हैं, जानवर हैं तो संसार है। सभी पात्र एक साथ। धरती माँ की जय, प्रकृति की जय, जंगल और गांव की दोस्ती अमर रहे। रामपुर गांव की सुबह सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि रहीम चचा की भट्टी से उठती हुई भाप और मसालों की खुशबू से होती थी। ये कोई आम खुशबू नहीं थी, ये वो जादू था जो सड़क चलते मुसाफिर को रोक लेता और सोए हुए कुनबे को जगा देता। गांव के हर कोने में ये बात मशहूर थी कि रहीम की देसी मटन बिरयानी का कोई मुकाबला नहीं। आज की कहानी उसी बिरयानी, उसके राज और उस इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी इसी हांडी और चूल्हे के हवाले कर दी थी। मुन्ना, ओ मुन्ना, और ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? मैंने कहा था ना कि बबूल की सूखी लकड़ियां लाना। बिरयानी की आग में जो तपिश होनी चाहिए वो इन गीली लकड़ियों से कैसे आएगी? जा पिछले आंगन से वो पुरानी लकड़ियां उठा ला। और हाँ, हांडी का ढंग से धुलवान हो गया? अरे चाचा, मैं तो भागता ही आ रहा हूँ। वो ना नदी किनारे वाली लकड़ियां थोड़ी नम हो गई थी बारिश से। मैं अभी सूखी लकड़ियां लाता हूँ। हांडी तो मैंने रात को ही मांज के रखी है, चमक रही है आईने की तरह। दादा, आप सुबह सुबह मुन्ना को डांटना शुरू कर देते हैं। बेचारा रात भर मटन मैरिनेट करने में जाग रहा था। आप थोड़ा आराम कीजिए, आज मैं देख लूंगी मसालों की पिटाई। आपकी कमर दर्द कर रही है ना? अरे सलमा बेटी, ये डांटना नहीं सिखाना है। बिरयानी बनानी है तो पहले सब्र और मेहनत सीखो। अगर लकड़ी सही नहीं होगी तो आग सही नहीं होगी। अगर आग सही नहीं होगी तो दम सही नहीं लगेगा। और अगर दम सही नहीं लगा तो ये बिरयानी नहीं खिचड़ी बन जाएगी। ये रहीम की बिरयानी है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। दोपहर ढलते ढलते गांव में एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकी। धूल उड़ती हुई रहीम की दुकान के सामने आकर रुक गई। गांव वाले हैरान थे कि ऐसी महंगी गाड़ी यहाँ क्यों आई है। गाड़ी से उतरा एक मोटा ताजा आदमी, जिसके हाथ में सोना चमक रहा था और आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये थे सेठ गिरधर, जो शहर के बड़े होटल चेन के मालिक थे। वाह वाह, क्या खुशबू है! पूरे शहर में मैंने ऐसी महक नहीं सूंघी। सुना है यहाँ एक रहीम नाम का आदमी बिरयानी बनाता है। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। मेरा वक्त कीमती है, जल्दी बुलाओ उसे। सलाम सेठ जी, सुना है आप मुझसे मिलना चाहते थे। बिरयानी खाएंगे? आज मटन बहुत नरम है, बकरा खुद गांव का पाला हुआ है, मसाले भी ताजे पिसे हैं। रहीम मियाँ, बिरयानी तो मैं खाऊंगा, पर पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारी ये बिरयानी सोना है, पर तुम इसे यहाँ मिट्टी की हांडियों में बेचकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो शहर। हम तुम्हारे नाम की फ्रेंचाइजी खोलेंगे। मशीन से बिरयानी बनेगी, पैकिंग होगी और पूरे देश में बिकेगी। तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे महीने के। सोचो। दादा, सुना आपने? सेठ जी कह रहे हैं लाखों रुपए।
हम शहर चल सकते हैं, वहाँ अच्छा घर होगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारी बिरयानी का नाम पूरे देश में होगा। ये तो सपना सच होने जैसा है। सलमा, शांत रहो बेटा। सेठ जी, आपका शुक्रिया, पर ये बिरयानी मशीन से नहीं बनती। इसमें हाथ की गर्मी चाहिए, दिल का सुकून चाहिए और गांव की मिट्टी की खुशबू चाहिए। जो चीज मशीन बनाएगी वो सिर्फ पेट भरेगी, रूह को सुकून नहीं देगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रहीम का इनकार सुनकर सेठ गिरधर का चेहरा लाल हो गया, पर वो मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि ये बूढ़ा आदमी बाद में मान जाएगा। वो चले गए। गोलू, तीनों की दोस्ती मिसाल थी, पर जैसा कि हर कहानी में होता है, एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। राजू, ए राजू, उठ बेटा, सूरज कब का निकल आया है। देख, तेरी गाय भी बाहर खड़ी है दूध देने के लिए। आज तुझे खेत में भी जाना है अपने बाबा की मदद करने। उठ जल्दी, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ माँ, बस 5 मिनट और, बस थोड़ी सी नींद और। हर रोज का यही तमाशा है तेरा। जल्दी मुंह हाथ धो और आजा, आज तेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। सच में माँ, आलू के पराठे, वो भी गर्मा गर्म। वाह, मैं अभी आया, बस 2 मिनट। राजू एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने की भावना रहती थी। उसके पिता बहुत पहले शहर काम करने गए थे और महीने में एक बार पैसे भेजते थे। राजू की माँ दिन रात मेहनत करती थी। राजू ये सब देखता था और उसने मन में ठान लिया था कि वो बड़ा होकर अपनी माँ की सारी तकलीफें दूर करेगा। माँ, एक दिन मैं बहुत पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, फिर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पक्का वादा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा, बस ईमानदारी से मेहनत करते रहना, भगवान सब अच्छा करेंगे। याद रखना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मीना, गोलू, सुनो सुनो, मुझे कुछ बताना है, बहुत जरूरी बात है। क्या हुआ राजू, इतनी सुबह सुबह ऐसे भाग रहा है जैसे शेर पीछे पड़ा हो? जरा सांस तो ले। अरे यार, सुबह सुबह चिल्लाओ मत, मैं अभी अभी सोया था। क्या मुसीबत आ गई? कहीं स्कूल तो नहीं खुल गया? नहीं नहीं, स्कूल नहीं खुला। बात यह है कि कल रात मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। मैं रात को पानी पीने उठा था तो खिड़की से बाहर देखा, इस बरगद के पेड़ से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, सुनहरी रोशनी, और एक आवाज़ भी आ रही थी। सुनहरी रोशनी बरगद के पेड़ से? राजू, कहीं तुझे सपना तो नहीं आया? वैसे मैंने भी सुना है चंपा दादी से कि ये पेड़ बहुत खास है, सैकड़ों साल पुराना है। शायद इसमें कोई रहस्य छिपा है। रोशनी? आवाज़? अरे भाई, ये तो भूत प्रेत वाली बात लग रही है। मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं जाने वाला कहीं, मैं यहीं ठीक हूँ अपने पेड़ के नीचे। अरे गोलू, डर मत, हम तीनों साथ हैं तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। चलो पहले चंपा दादी से मिलते हैं। वो इस गांव की सबसे बूढ़ी और समझदार इंसान है, शायद वो हमें कुछ बता सकें। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चंपा दादी को इस गांव के बारे में सब कुछ पता है। चलो उनके पास चलते हैं।